हेलो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हिंदी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन सब लोग इसको क्या सोचते हैं कि बहुत ही टफ है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है और हिंदी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आपको चलते हैं हिंदी के बारे में शुरुआत करते हैं। आज हम बताएंगे आपको हिंदी का वर्णमाला। जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला बताएंगे और साथ में ही आपको बताते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस समय एग्जाम में आने वाली है। दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन जो आने वाली एग्जाम में उसको बताते रहेंगे दोस्तों। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, एकदम आसान तरीके से, कोई रट्टा नहीं मारना है। सिर्फ एक बार अगर आप वीडियो पूरा देखिए तो फिर आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, स्वर और व्यंजन ये जो है एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम आपको बता दें कि 11 होती है दोस्तों। 11 जो है वो हमारा स्वरों की संख्या होती है और जो व्यंजन होते हैं वो होती है हमारा 35, यानी कि 35 व्यंजन होते हैं। एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। और व्यंजन की बात अगर करते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन की संख्या 35 यानी कि 35 होती है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर कभी कभी एक क्वेश्चन अगर और घुमा के पूछता है तो उसमें क्या पूछता है कि मूल रूप से हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, यानी कि मूल रूप से हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। तो इसके लिए क्या आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वरों की संख्या तो 11 है और ये व्यंजन की संख्या 35 है, तो मूल रूप से यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें आपको लिखना है 52। जी हाँ दोस्तों, 52 मूल रूप से वर्णों की संख्या 52 होती है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन होती है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, अक्सर लोग पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम स्वर आपको बता दें। जो स्वर होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ये जो होते हैं ऐसे हमारे अ से औ तक ये हमारे जो स्वर होते हैं। और रही बात व्यंजन की, तो व्यंजन भी आप लोग जानते होंगे, क, ख, ग, घ, अंग, च, ऐसे जो होते हैं ये हमारे व्यंजन होते हैं। जी दोस्तों, ऐसे जो होते हैं हमारे जो व्यंजन होते हैं, तो अभी हम आपको बताएं कि आखिर कुछ इसमें और होते हैं जिसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। संयुक्त व्यंजन ये जो है अक्सर जो है एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। एग्जाम में कंफ्यूज क्या करता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर ये संयुक्त व्यंजन होता क्या है।
होता है ना अक्सर। तो इसके लिए परेशान मत होइए। ये जो व्यंजन होते हैं क से लेकर ज्ञ तक, इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन एग्जाम में कभी कभी पूछता है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अगर संख्या पूछ लिया तो दोस्तों वो 4 होती है। और अगर ये 4 संख्या कौन कौन सा होता है, इसके लिए हम आपको बताएं कि जैसे ये छतरी वाला छ और त्र, इसके साथ ज्ञ और होते हैं श्र। जो श्रवण वाला हम लोग श्र लिखते हैं, ये वाली जो होती है हमारी श्र। जी दोस्तों, ये जो 4 व्यंजन है इसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और रही बात अब इसे संयुक्त व्यंजन के रूप में क्यों जानते हैं, बात यहां पे आके फंस जाती है कि आखिर ये क से लेके ज्ञ के बीच में संयुक्त व्यंजन कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। अब इसके लिए हम आपको बताएं कि ये संयुक्त व्यंजन कैसे हुआ, क्योंकि ये जो 4 है आपके पास में संयुक्त व्यंजन, जैसे ये छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये अकेला नहीं होता दोस्तों, ये अकेला नहीं होता, ये दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। जैसे अगर हम बात करते हैं छ की, अगर इसकी बात हम करते हैं छ की, तो छ में जो होता है हमेशा आधा क, उसके बाद खटकोर वाला ये श, ये दोनों को मिलाने के बाद हमारा बनता है छ। इसलिए ये व्यंजन जो है हमारा संयुक्त व्यंजन में आ जाता है। और रही बात त्र की, त्र, ऐसे ही त्र हमारा आधा त प्लस र से मिलके तब बनता है हमारा त्र। इसलिए दोस्तों ये भी जो हमारी व्यंजन है ये भी हमारी संयुक्त व्यंजन में आता है दोस्तों। ऐसे ही ज्ञ की बात करें अगर, तो ज्ञ भी हमारी जो है आधा ज प्लस इय, ये दोनों से मिलके हमारी बनती है ज्ञ। ऐसे ही अगर श्र की बात करें तो वो भी हमारी जो है आधा श प्लस र से मिलकर हमारी बनती है दोस्तों। ऐसे हमारी, इसीलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब रही बात एग्जाम में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, तो एग्जाम में आपसे ये सब इतिहास की जो रामायण है ये नहीं पूछता। इसे हम सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए दोस्तों कि ये कैसे हुआ, अगर कहीं आप किसी स्टूडेंट के सामने हो तो उसे आप प्रूव कर सको कि ये आखिर कैसे हुआ। लेकिन हम लोग अभी कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसकी रही बात कि कैसे एग्जाम में क्या पूछता है, मूल मुद्दा यह है कि एग्जाम में पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपसे क्वेश्चन करेगा कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। या दोस्तों आपको ऑप्शन ए दे देगा, बी दे देगा, सी और डी। इसमें आपको सिर्फ देगा 1, 5, 4, 6, बस ऐसे ही देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमेशा 4 होती है दोस्तों, बस। और कौन कौन सा होता है ये आपको हमने ये बता दिया। जी दोस्तों, अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ये तो हुआ हमारी व्यंजन, स्वर और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अब इसको अगर हम विस्तार में लेकर चले दोस्तों, तो विस्तार में हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है। अब हम इसे आप हमेशा याद रखिए
और कभी कभी क्वेश्चन में ये एक चीज और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है। ये बहुत ही, अगर कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है, बहुत ही टफ, तो ऐसे ही बनाता है। तो इसमें क्या है कि 45 आप याद रखिए। ये उच्चारण के आधार पे, कभी कभी लेखन के आधार पे पूछता है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप याद रखिए। उच्चारण के आधार पर अगर पूछता है तो 45, और लेखन के आधार पर अगर पूछता है तो 52, यानी कि 52 होते हैं दोस्तों। 52 वर्ड लेखन के आधार, यानी कि जो हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना, तो लिखने के लिए हमारा जो होता है ये 52 होता है, और उच्चारण के लिए हमारा जो होता है 45। जैसे अभी हमने बताया कि कुछ उसमें संयुक्त व्यंजन माइनस हो जाते हैं, कुछ जो है स्वरों की संख्या अंग और अह जो होते हैं वो भी जो है माइनस हो जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम आगे की, कि अब इसे तो रही सिर्फ संख्या। अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि वर्णों और व्यंजन और जो स्वर होते हैं उसको डिटेल में आप कैसे पहचानते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, संख्या तो मालूम कर लिए, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, क्या आता है कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, या लुप्त स्वर है, या ह्रस्व स्वर है। क्या दोस्तों, इसके लिए पहचानने के लिए आपको हम टोटल डिटेल में बताएंगे। अब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का, अब हम अभी तक तो हमने सिर्फ संख्या जाना, लेकिन अब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, तो इसके लिए दोस्तों हम आपको बताएं कि आखिर स्वर को आप पहचानेंगे ये कैसे। मेन मुद्दा ये आती है कि आखिर स्वर होता क्या है। आखिर स्वर होता क्या है, जो कि एग्जाम में इतना अधिक पूछा जाता है। या दोस्तों हम बताएं, स्वर, ध्यान से सुनिएगा, फिर दोबारा आपको कोई भी याद करने की, कोई भी किताब खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा बस। हम आपको बताएं, स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध नहीं होता, अर्थात हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकल जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से अगर आप इसे ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लिए तो फिर कोई किताब, कोई भी गाइड, कोई भी खोलने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध नहीं होता, अर्थात हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वर का वर्गीकरण हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको बताएं कि स्वर जो है ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की स्वर होती है दोस्तों। अब कौन कौन सी होती हैं, अब हम बात करें, पहला जो होता है हमारा ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर होता है। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो हमारा होता है ये होता है लुप्त स्वर। ये होता है हमारा लुप्त स्वर।
जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब इसे पहचानेंगे कैसे? ये तो हुआ स्वरों की संख्या। अगर कहीं एग्जाम में स्वरों की संख्या पूछ लिया तब तो हम बता देंगे आसानी से, लेकिन एग्जामिनर इतना आसानी से कुछ पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आपको पूछेगा यही चीज, लेकिन वो आपको घुमा घुमा के पूछता है। कैसे पूछेगा? आपको कुछ वर्ड दे देगा, जैसे दे दिया ओ आ ई रो, ये 4 शब्द आपको दे दिया, और इसमें से क्या पूछेगा कि इसमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है, या पूछ लिया कि इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। ऐसे ही घुमा के आपको पूछेगा, लेकिन घबराने की बात कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप अगर हमारा ये वीडियो पूरा देखते हैं और वीडियो के साथ बने रहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और हमेशा बने रहे चैनल के साथ में, तो हम आपको एक एक चीज एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, कोई रट्टा नहीं मारना है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ह्रस्व स्वर आखिर क्या होता है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो इसको सिर्फ आप ध्यान से सुनिए, उसी से आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अब इसके लिए जिन स्वरों को एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है, जी हाँ दोस्तों, जिन स्वरों को एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ एक मात्रा होती है, दूसरा कोई मात्रा नहीं होता, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं दोस्तों। जैसे में आती है हमारी अ और ई उ, यानी कि अगर हम अपने दिमाग में बैठा ले तो हम लोगों ने भी पढ़ा होगा अ छोटा आ बड़ा, ई छोटी, ई बड़ी, यानी कि ह्रस्व स्वर हमेशा छोटा वाला ही होता है। इसमें सिर्फ ये अकेला होता है, इसमें कोई किसी मात्रा को, किसी अपने साथी को साथ में लेकर नहीं चलता दोस्तों। ऐसे में हमारी ये जो ह्रस्व स्वर होती है, जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो रन हमारी जो है सीधा सीधा एक ही उदाहरण है, और इसमें ये दोनों अकेले अकेले चलते हैं। जैसे हमारी सन, ये भी जो है हमेशा अकेला ही है। या दोस्तों, अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर कि आखिर दीर्घ स्वर क्या है। हमने ह्रस्व स्वर तो जाना, जिसमें सिर्फ एक मात्रा का उच्चारण हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, लेकिन अब बात आती है, मुद्दा यह है कि दीर्घ स्वर आखिर क्या है, इसे कैसे पहचाने। तो एकदम आसान है। जैसे हमने ह्रस्व स्वर को जाना, एक मात्राएं होती है, ऐसे ही इसको हम दीर्घ स्वर के बारे में बात करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक समय लगता है। जहां दोस्तों एक मात्रा काल से अधिक समय लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें 2 मात्राएं हैं। जैसे इसमें क्या आती है, आ ई उ। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा ह्रस्व स्वर में एक मात्राएं होती है, यानी कि छोटा बड़ा ई, छोटी बड़ी, छोटा उ, और दीर्घ स्वर में बड़ा आ बड़ी ई बड़ी उ। इसमें ये अकेला है, लेकिन इसमें एक साथ में लिया हुआ है। इसमें ये अकेला है, लेकिन इसमें एक साथ में लिया हुआ है। इसमें ये अकेला है, लेकिन इसमें दीर्घ में साथ में लिया हुआ है। इसलिए जैसे इसका उदाहरण की हम बात करें तो पैसा, पैसा में अगर हम बोलेंगे पैसा, थोड़ा ज्यादा समय लगा, इसलिए यह, जैसे हम बात करेंगे बैरागी, बैरागी। अब इसमें देखिए उच्चारण में क्या आ रही है, उच्चारण में हमारा अधिक समय लग रहा है, जैसे बैरागी। अब अगर हम बात करें राम,
तो अगर राम की बात करें तो राम में भी क्या है, राम, यानी कि अधिक समय लगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो हुआ हमारा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अब हम बात करते हैं लुप्त स्वर। लुप्त स्वर, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ऐसा स्वर जिसमें कुछ स्वर लुप्त होते हैं, लिखा नहीं जाता लेकिन उसे हम उच्चारण करते हैं। जैसे किसी को दूर से बुलाना हुआ तो उसे, कोई बंदा दूर खड़ा हुआ है, कोई यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, हाँ, और ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर इस बंदे ने इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, तो यहाँ से मान लीजिए इसका नाम राम है, तो ये क्या चिल्ला के बुलाता है। आप लोग भी चिल्ला के ही बुलाते हैं, लेकिन अब तो डिजिटल आ गया है, कुछ नहीं, फोन निकाले, हाँ भाई। तो ऐसे धीरे धीरे लुप्त स्वर कम होता जा रहा है। अब ये जब चिल्ला के बुलाता है तो क्या चिल्लाता है, राम। कैसे चिल्लाता है, राम, तब जाके, यानी कि वो जो दीर्घ स्वर है वो काफी लंबा तक खींचता है, काफी लंबा तक खींच के उसके बाद बुलाता है। तो ऐसे ही चिल्लाने में इसका प्रयोग अधिक होता है, रोने में इसका प्रयोग करते हैं और गाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हुई लुप्त स्वर और स्वरों की परिभाषा। लेकिन इसमें जो है एक मेन मुद्दा ये आती है कि आखिर एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। आप लोग कहेंगे अनिल भाई ये तो आपने पूरा बता दिया, लेकिन हमें एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, हमें इसे जानना है कि एग्जाम में आखिर क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम वही बताने जा रहे हैं। वीडियो को इसीलिए तो कर रहे हैं बार बार, वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए इसमें क्या है कि ये आपसे एग्जाम में छोटा सा पूछेगा इसी में से, लेकिन थोड़ा घुमा के। जैसे उसने कोई शब्द दे दिया, कोई शब्द दे दिया आपको, उ, औ, ए, ये शब्द रहेगा और इसमें से पूछ लेगा, इसमें से क्या पूछेगा कि इनमें से ये मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पूछेगा, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो हम अभी तो जान लिए, ये अगर हम बात करें ये दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा समय लग रहा है बोलने में। औ भी हमारा दीर्घ है, ये भी नहीं। ए भी हमारा दीर्घ है, क्योंकि इसमें भी बोलने में अधिक समय लग रहा है। और अ जो है हमारा ह्रस्व स्वर है, क्योंकि इसमें बोलने में हमें अधिक समय नहीं लग रहा है, इसलिए ये अ हमारी सही है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा दोस्तों। अब सबसे मेन मुद्दा क्या है कि जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो क्या है, हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, वो कौन सा है, आखिर क्या है कि जिसके बिना आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है। कोई भी एग्जाम अब तक कोई ऐसा कोई शायद ही पेपर बना होगा जिसमें कि ये क्वेश्चन पुटअप ना किया गया हो, जो हम अभी बताने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें सभी लोग क्या करते हैं कि रट्टा मारते हैं और एग्जाम हॉल में बैठते ही भूल जाते हैं। हम यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मरवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको बताएंगे कि कैसे है। आपको एग्जाम हॉल में बैठने पे आप क्वेश्चन कोई भी दे दे दुनिया का, आप उसे देखकर बता लेंगे कि क्या है, बिना रट्टा मारे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें समझने का फेर है दोस्तों। आप चैनल के साथ बने रहें, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब करें। हम आपको बताते हैं क्या है दोस्तों। अब हम अभी तक स्वरों का तो वर्गीकरण देख लिए, अब हम आपको बताएंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, व्यंजनों का
वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण, इसमें जो है आपसे हमेशा पूछा जाता है। जैसे अब इसमें आती है जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हम अभी तक स्वरों का वर्गीकरण देखे थे। अब हम देख रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, ये देखिए व्यंजन के जो होते हैं, जैसे क से जो हमारी क से ज्ञ तक होती है, ये हमारे व्यंजन होते हैं। अभी आप लोगों ने जाना। अब हम देखते हैं ये कंठस्थ, यानी कि जो कंठ, हम अभी इसमें बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कंठक के जो होते हैं, अगर हम इसे बात करते तो गले से, यानी कि ऐसे व्यंजन जो गले से निकलता है उसे हम कंठक, यानी कंठ से जो निकलता है उसे हम कंठ्य कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अगर आप बोलिए, इसका हम एक आसान सा ट्रिक बताएंगे दोस्तों। और जीवाश्म मूली, जैसे क, ख, ग, ये भी हमारा गले से थोड़ा नीचे निकलता है, यानी कि गले से थोड़ा सा नीचे से निकलता है दोस्तों। और तालब्य की बात करें तो हमारी ये जो तालु से निकलती है, जो तालु से निकलता है शब्द, वर्ड बोले तो ओ, और ये मूर्धन्य जो होता है, ये जो हमारा मूर्धवा से निकलते हैं। इसमें हम आपको एक आसान सा तरीका बताएंगे, आपको कोई रट्टा नहीं मारना पड़ेगा दोस्तों। ये जो धातु से निकलते हैं उसे हम
दंत बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपका ये जो होठ होते हैं उसके पहले जो होता है जो कि दांतों के ऊपर मसूड़ों से, जो कि दांतों के ऊपर मसूड़ों से निकलते हैं, और ये जो दोनों ओठों से निकलते हैं उसे ओठक से बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम आपको ये बता दें, आपको जो है कोई रट्टा नहीं मारना है, यानी कि अगर ये एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। अब देखिए पहले तो ये देख लीजिए आप, कंठस्थ जो कि गले से निकलता है, यानी कि जो कंठ से जो शब्द निकले, जैसे आप लोग बोलिए क ख ग, तो ये जो है गले से निकल रही है। अब अगर बात करें जीवा क ख ग, क ख ग ऐसा है कि जो थोड़ा सा गले से नीचे से भी निकलता है और गले से भी निकलता है। और तालव्य की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, बोलिए आप मेरे साथ साथ, च छ ज झ, यानी कि ये जो है तालों से निकलती है, यानी कि ये जो हमारी जीवा है ये हमारे दोनों तालों में जब सटती है तभी हम च छ बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। ऐसे हमारी जैसे दांतों की बात करें तो त थ द ध ये हमारे दंत व्यंजन होते हैं। अब देखिए दोस्तों मेन मुद्दा हमारा क्या है कि एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाता है। अब एग्जाम में इसमें क्या पूछेगा, कोई शब्द दे देगा, कोई शब्द दिया, जैसे दे दिया तो, और पूछ लेगा आपसे कि यह कौन सा व्यंजन है। आपको ऑप्शन में दे देगा तालव्य, दंत, ओठ, या दोस्तों ये आपको दे देगा। और इसमें लेकिन आपको घबराने की बात नहीं, आप सिर्फ इससे आप अनुमान लगाइए कि ये शब्द आप 2 से 3 बार बोलिए। 2 से 3 बार आप बोलेंगे कि आखिर ये शब्द किस में है। तो यानी कि तो थ द ध न, यानी कि ये हम जब बोल रहे हैं तो दांतों का सहारा लेकर ही बोल रहे हैं, इसलिए ये हमारी दंत है। और ये जो इतना है ये सारा जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपको एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये, दूसरा तालव्य, उसके बाद दंत, उसके बाद होठ। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन को पुटअप बार बार कर रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर ये 4 को आप याद कर ले, दिमाग में बैठा ले, तो आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। जहां दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हम आपको और आसान तरीके से लेकर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।